आज प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ बहनों को कहा कि हम ड्रोन दीदी बनाएंगे और लखपति बनाएंगे, तो उस पर काम हुआ है, उस पर पहले होमवर्क हुआ है, तब जाकर ये बात घोषणा हुई है। इनकी तरह नहीं कि हवाबाजी करते हो, सिर्फ हवा में घोषणा करते हो। मैंने कहा हिमाचल के अंदर वादा करके आए थे, आज तक हिमाचल ने वादा पूरा नहीं किया। राहुल गांधी देश को गरीबी से बाहर निकालने का सपना दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 में भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 29.17% थी, जो 2022-23 में घट करके सिर्फ 11.28% रह गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के दौरान 5 करोड़ 94 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, जो सबसे अधिक है। इसके बाद बिहार में 3 करोड़ 77 लाख लोग, मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग और राजस्थान में 1 करोड़ 87 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 9 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। चलिए भोपाल से आपको खबर बताते चले। भोपाल की हैदरी मस्जिद में ईद की बधाई देने पहुंचे हैं बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बोहरा समाज के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की जीत के लिए दुआ भी मांगी गई। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत कदर करते हैं। मोदी है तो अब की बार और लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी हनुमानगढ़ दौरा है, जहां पर सीएम कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। नोहर और भादरा में चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। चूरू से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया, जिनके पक्ष में जनसभा की जाएगी, और चूरू में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं। देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में वोट की अपील करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, लेकिन अभी भी सिलसिला चुनाव प्रचार प्रसार का थमा नहीं है। चूरू में भी आपको आज नजर आएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे हैं। हनुमानगढ़ दौरे पे नजर आएंगे आज आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए। और उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी अलग ही अंदाज में नजर आए हैं। वो श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे और एक कॉन्फेक्शनरी की दुकान में सामान बेचते नजर आए। अनिल बलूनी इस दुकान में कुछ देर तक रहे। इस दौरान उन्हें देखने के लिए वहां कई लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। सर थोड़ा भाई साहब शॉप दिखाइए ना, बताइए क्या क्या है। चलिए अब आपको बंगाल से खबर बताते चलें। इधर बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक हामिदुल रहमान का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया, जिसमें टीएमसी विधायक हामिदुल रहमान लोगों को धमकाते हुए दिखाई पड़ रहा है। इस वीडियो में हामिदुल रहमान लोगों से ये कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद केंद्रीय बल यहां से चला जाएगा, उसके बाद उनकी पुलिस के साथ लोगों को ही रहना है, इसलिए वो अपना वोट बर्बाद मत करें। अब बंगाल बीजेपी ने इस वीडियो के आधार पर चुनाव आयोग से हामिदुल रहमान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल में टीएमसी विधायक का धमकी तंत्र। सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स 26 तारीख पर्यंत থাকবে। मतदाताओं को टीएमसी विधायक की खुली धमकी। তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। बंगाल में रहना है तो टीएमसी से डरना है। जय बांग्ला, जय बांग्ला। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को कैसे खुलेआम डराया धमकाया जाता है, इसका सबूत ये वीडियो है। बंगाल में हर बार चुनाव के बाद टीएमसी को वोट न देने वाले मतदाताओं और दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा कौन करता है, ये वीडियो सवाल का जवाब है। चुनावी मंच से लाउड स्पीकर पर दूसरी पार्टी के समर्थकों और मतदाताओं को खुली धमकी देने वाले जनाब टीएमसी के माननीय विधायक हैं। नाम है हामिदुल रहमान।
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফোর্স 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে। তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। बंगाल की चोपड़ा विधानसभा सीट से विधायक हमीदुल रहमान ने विवादास्पद बयान दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के टीएमसी उम्मीदवार गोपाल लामा के समर्थन में दिया है। वो एकदम धमकी है, स्पष्ट शब्दों में धमकी है कि अभी तो कुछ भी कर लो, केंद्रीय फोर्स है, जिस दिन केंद्र फोर्स यहां से चला जाएगा तुम लोग को तो हमारे फोर्स के संग ही रहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि पश्चिम बंगाल पुलिस राज्य का पुलिस नहीं है, ये तृणमूल का कैडर है जो कि पुलिस के पोशाक में, कि हमारे पुलिस के संग रहना पड़ेगा। मतलब टीएमसी विधायक की इस धमकी भरे वीडियो को बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया है। शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चोपड़ा से टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के लिए जाने जाते हैं। यहां उन्हें वोटरों और विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए देखा जा सकता है। उनका आदेश साफ है, एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद केंद्रीय बल चले जाएंगे और एकमात्र बल जो रहेगा वो उनका यानी कि टीएमसी का होगा। मतदाताओं और विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को उनसे निपटना होगा। मैं चुनाव आयोग से चोपड़ा से टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के धमकी भरे वीडियो पर संज्ञान लेने का आग्रह करता हूं, जो स्पष्ट रूप से मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के नेता ये आरोप लगाते रहते हैं कि चुनाव में जीत के लिए टीएमसी के नेता मतदाताओं को डराते धमकाते हैं और टीएमसी को वोट न देने वाले वोटरों को चुनाव के बाद परेशान करते हैं। शुवेंदु अधिकारी के एक्स अकाउंट पर जारी किए गए इस वीडियो पर भी टीएमसी की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कल ही एनआईए ने इनको गिरफ्तार किया था। आरोपी फर्जी आधार कार्ड के जरिए कई होटल में रुके। बताया ये जा रहा है कि इस दौरान आरोपियों ने कोलकाता में कई होटल बदले और अपनी पहचान छिपाते रहे। पुलिस को आरोपियों के कई सीसीटीवी भी हाथ लगे हैं। एनआईए का यह दावा है कि संदिग्ध आतंकी मुसाविर हुसैन शाजिब मुख्य आरोपी और अब्दुल मतीन ताहा सह आरोपी है। मुसाविर ही कैफे में विस्फोटक लेकर गया था। दोनों ही कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तीर्थ हल्ली के रहने वाले हैं। अगली खबर आपको बताएं, ये बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड और आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। टीएमसी के नेता संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी को बंगाल पुलिस की कामयाबी बता रही है। आप देखिए। भाजपा को आरोप करने की जो एक आदत सी बन गई है, ये आदत अच्छी नहीं है। दरअसल उनको ये जलन हो रही है इस बात से कि एनआईए ने पश्चिम बंगाल की पुलिस की तारीफ की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस को खबर आते ही 2 घंटे में ये लोग जो छुपे हुए थे उनको उनके डेरा से निकाल के उनको अरेस्ट करवा दिया। एनआईए ने इस बात को लेके पश्चिम बंगाल की भूमिका को लेके, पुलिस की भूमिका को लेके प्रशंसा की। तो इसको अब भाजपा को घुमाना है। अब इस तरीके से घुमा के लोगों को गुमराह करने की फिर वही कोशिश। ये तो बंगाल पुलिस का क्रेडिट है। इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन। एनआईए अकेले नहीं किया। ये जिस तरह ये अपराध है, ये नेशन वाइड अपराध है। इसके लिए एनआईए, आईबी, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोकने के लिए, जांच करने के लिए। रामेश्वरम ब्लास्ट केस में एनआईए को बड़ी कामयाबी। पूर्वी मेदिनीपुर से गिरफ्तार किए गए मास्टरमाइंड, पहचान छिपा कर रह रहे थे अब्दुल मतीन और मुसाविर हुसैन। दोनों आरोपियों पर था 10 लाख का इनाम।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आखिरकार उन लोगों को डिटेन करने में कामयाबी हासिल की है जिन दहशतगर्दों को रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। खबर है कि एनआईए ने उन दोनों मास्टरमाइंड को शिकंजे में ले लिया है। दोनों आरोपियों पर 10 लाख का इनाम था, जिनमें से एक का नाम अब्दुल मतीन ताहा और दूसरे आरोपी का नाम मुसाविर हुसैन है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। एनआईए ने रामेश्वरम कैफे विस्फोट के 2 मुख्य संदिग्धों हमलावर मुसाविर हुसैन शाजिब और उसके साथी अब्दुल मतीन अहमद ताहा को कोलकाता से हिरासत में लिया। दोनों के कर्नाटक के शिवमोगा स्थित आईएसआईएस सेल से जुड़े होने की संभावना है। दुर्भाग्यवश ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। लेकिन अमित मालवीय के इस सियासी हमले के तुरंत बाद बंगाल पुलिस का भी रिएक्शन आ गया है। बंगाल पुलिस की ओर से अमित मालवीय के बयान को सरासर झूठा बताया गया है। ये बड़ा झूठ है। अमित मालवीय द्वारा किए गए दावों के विपरीत सच ये है कि रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 2 संदिग्धों को पश्चिम बंगाल पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद पूर्वी मेदिनीपुर से गिरफ्तार किया गया है। 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়ে ছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তরপ্রদেশ সেফ, তোর রাজস্থান সেফ, তোর গুজরাট সেফ, তোর বিহার সেফ। বাংলার মানুষ শান্তিতে থাকে, বিজেপি সহ্য হয় না। 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके में 9 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में इन दोनों आरोपियों पर आईईडी को रखने और धमाके की पूरी प्लानिंग में शामिल होने का आरोप है, जिसके बाद से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों की पुलिस के साझा सहयोग से आतंक के खिलाफ इस अभियान को अंजाम दिया गया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। गुरुद्वारा में माथा टेका है। ऐतिहासिक सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा में माथा टेका है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मेहताब सिंह गुरुद्वारा की, जहां पर माथा टेके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने सरोपा भेंट कर सम्मानित किया है सीएम भजनलाल को। मुख्य हनुमानगढ़ से भादरा के लिए फिर रवाना हुए मुख्यमंत्री। भादरा और नोहर में जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फिर चुरू जाएंगे। चुरू में देवेंद्र झाझड़िया जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वोट अपील की जाएगी जनसभा के जरिए। फिलहाल आप ये गुरुद्वारा की तस्वीर देख रहे हैं। गुरुद्वारे में माथा टेका गया और उसके बाद गुरुद्वारा प्रबंध समिति के द्वारा सम्मानित भी किया गया सीएम भजनलाल शर्मा को। और पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। अरुण गोविल मेरठ में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और सबसे खास बात, हर घर में अरुण गोविल का अलग तरीके से स्वागत किया जा रहा है। कोई उन्हें चुनरी उड़ा रहा है तो कोई फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहा है। ऐसे में अरुण गोविल भी दावा कर रहे हैं कि जनता का समर्थन उनके साथ है। और साथ ही यही उत्तर प्रदेश, इसी मेरठ से ही पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भी भरी थी। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है और ये बताता है कि मेरे प्रति और चुनाव के प्रति लोगों में कितना उत्साह है, मोदी जी के प्रति लोगों में कितना उत्साह है, योगी जी के प्रति कितना उत्साह है लोगों में चुनाव के। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ये खबर आपको बताते चले, जहां पर एक चाय वाला पिछले 30 सालों से चुनाव लड़ रहा है लेकिन आज तक जीत नहीं दर्ज कर पाया है। आनंद कुशवाहा अब तक 27 बार चुनाव लड़ चुके हैं।
वो कभी पार्षद के चुनाव में किस्मत आजमाते हैं तो कभी विधानसभा के चुनाव में। इस बार वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले वो राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से वो नामांकन नहीं कर पाए। 27 चुनाव हारने के बाद भी आनंद कुशवाहा ने ना हौसला खोया है ना उम्मीद छोड़ी है। उनका कहना है कि जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो सांसद तो जरूर बन सकते हैं। इसी उम्मीद में आनंद अपने सियासी करियर का 28वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसके लिए वो 18 अप्रैल को नामांकन करेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, 28वां चुनाव मेरा है लोकसभा का। पहले पार्षद का लड़ चुका हूँ, विधानसभा का, लोकसभा का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महापौर, राज्यसभा का सारे चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरा 28वां चुनाव लोकसभा का, उसको लड़ रहा हूँ, अपने हिसाब से लड़ता हूँ। साइकिल में प्रचार करता हूँ, पैदल में प्रचार करता हूँ, दो ही साधन है, साइकिल और पैदल करता हूँ। तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।